तरबूज की वैज्ञानिक खेती। इसमें आप सबसे पहले लिखते हैं, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिखते हैं, बॉटनी करते हैं। बॉटनी के नेम होता है इसका सिट्रस वल्गैरिस। सिट्रस वल्गैरिस यानी कि वनस्पतिक नाम। हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते बॉटनी का नेम, हिंदी में बोलते हैं वनस्पतिक नाम। सिट्रस वल्गैरिस। और ये फूल होता है इसका फूल पेटिसी। क्या होता है, कुकुर पेटिसी। और वो सूत्र संख्या होती है बराबर 24। ठीक है, सबसे पहले ये इसका जनरल सामान्य परिचय देते हैं। वनस्पतिक नाम सिट्रस वल्गैरिस, कुल कुकुरबिटेसी और वो सूत्र संख्या बराबर 2448। ये इतना इसमें लिखो, तरबूज का बेल वर्गीय सब्जियों में, तरबूज का बेल वर्गीय सब्जियों में प्रमुख स्थान है। मतलब तरबूज का बेल वर्गीय, ये बेल की बेल जानते हो ना, बेल से संबंधित बेल वर्गीय सब्जियों में प्रमुख स्थान है। भारत के विभिन्न भागों में तरबूज कलिंदा और कलिंदी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंदी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंदी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसे बागों में भी उगाया जा सकता है। हालांकि इसे बागों में भी उगाया जा सकता है। बागों में भी उगाया जा सकता है, यानी कि बाग, परंतु इसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में नदियों के किनारे मुख्य रूप से उगाया जाता है। नदियों के किनारे मुख्य रूप से उगाया जाता है। यह एक अति उत्तम डेजर्ट फल है। यह एक अति उत्तम डेजर्ट फल है। इसका स्वाद अमीन और गरीब दोनों ही
लेते हैं, इसका स्वाद अमीर और गरीब दोनों ही लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे इतिहास और उत्पत्ति। इतिहास और उत्पत्ति। इतिहास और उत्पत्ति। इसमें आप लिखेंगे तरबूज की जन्मभूमि अफ्रीका है। तरबूज की जन्मभूमि अफ्रीका है। इसकी दूसरी जन्मभूमि, तरबूज की जन्मभूमि अफ्रीका है, इसकी दूसरी जन्मभूमि भारत भी मानी जाती है। इसकी जन्मभूमि भारत भी मानी जाती है। इसकी खेती कितना ले लिया, भारत भी मानी जाती है। इसकी खेती हमारे देश में प्राचीन काल से होती आ रही है। इसकी खेती हमारे देश में प्राचीन काल से होती आ रही है। उत्तरी भारत में इसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में विशेष रूप से उगाया जाता है। इनके अलावा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व पश्चिमी बंगाल में भी उगाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जलवायु। क्या कहते हैं इसको, जलवायु मतलब क्या होता है इंग्लिश में? पर्यावरण होता है। क्लाइमेट, जो पर्यावरण होती है, पर्यावरण, जलवायु होती है क्लाइमेट। तरबूज के सफल उत्पादन हेतु गर्म शुष्क जलवायु और गर्म दिनों व लंबी रातों के साथ लंबे बढ़वार मौसम की आवश्यकता होती है।
होती है। इसके पौधे बहुत कम तापमान इसके पौधे बहुत कम तापमान इसके पौधे बहुत कम तापमान या तुषार तुषार बहुत कम तापमान या तुषार को सहने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। फलों के पकने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जब फल पकते हैं तो तापमान कैसा होना चाहिए? ऊंचा रहना, हाई टेम्परेचर रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फलों के पकने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र तरबूज उत्पादन के लिए तरबूज उत्पादन के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं, क्योंकि वहां पर उच्च गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भूमि। तरबूज को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। तरबूज को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु इसकी अगेती फसल के लिए रेतीली दोमट और अधिक उपज के लिए दोमट मृदाएं सर्वोत्तम मानी गई हैं। भारी मृदाओं में जड़ों का विकास भारी मृदाओं में जड़ों का विकास भली भांति नहीं हो पाता है। भूमि उचित जल निकास वाली और उसमें जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए
होना चाहिए। भूमि का पीएच मान, भूमि का पीएच मान भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.0, 6.5-7.0 आदर्श माना जाता है। ये लिखा है 6.5-7.0 आदर्श माना जाता है, आदर्श माना जाता है। लिखेंगे हेडिंग उन्नत किस्में। उन्नत फर्स्ट है आपकी अर्गामनी, 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 दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा मीठा, इम्प्रूव्ड शिपर, शिपर, ऊसा वेदाना, ऊसा वेदाना, ऊसा वेदाना, शुगर बेबी, शुगर बेबी, W19, 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 19 लिखनी किसमें लिखनी? अब आप लिखेंगे हीत की तैयारी, भारत में प्राय तरबूज की खेती नदी तट पर बालू में, भारत में प्राय तरबूज की खेती नदी तट पर बालू में थाला बनाकर करते हैं। क्या? बालू में थाला समझते हो? इसी ये उसका मेन ब्रांच है, उसके बना लेते हैं थाला टाइप का, क्या है थाला बनाकर करते हैं। खेत में बोने के लिए 2-3 बार हल चलाना चाहिए। खेत में बोने के लिए 2-3 बार हल चलाना चाहिए। प्रत्येक जुताई के उपरांत, प्रत्येक जुताई के उपरांत, प्रत्येक जुताई उपरांत पाटा अवश्य लगाएं, पाटा अवश्य लगाएं, ताकि मिट्टी भुरभुरी एवं
समतल हो जाए, ताकि मिट्टी भुरभुरी एवं समतल हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर ये जो प्रति हेक्टेयर 15.15.5 प्रति हेक्टेयर 15.22 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट भूमि की तैयारी के समय डालनी चाहिए। भूमि की तैयारी के समय डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 55 से 110 किलोग्राम 55-110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 55-80 किलोग्राम फास्फोरस, देखो 55 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 55 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 55 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 55 से 110 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। 55 से 110 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बीज बोने से पूर्व डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा को लताएं निकलने के समय और फिर बाद में 10 से 15 दिन देनी चाहिए। 10 से 15 दिन देनी चाहिए। लिख लिया।
नेक्स्ट लिखो बुआई, हेडिंग लिखो बुआई। बुआई। तरबूज का प्रवर्धन बीज से किया जाता है। तरबूज का प्रवर्धन, प्रवर्धन मतलब समझते हो? समझते प्रवर्तन का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। प्रवर्धन मतलब उसका बीज से और चीज मल्टीप्लिकेशन को उसको बाहर फैलाना, ठीक है? प्रवर्धन, उसको बोलते हैं प्रवर्धन। तरबूज का प्रवर्धन बीज से किया जाता है। आमतौर पर छोटे बीज वाली किस्मों, आमतौर पर छोटे बीज वाली किस्मों, आमतौर पर छोटे बीज वाली किस्मों व बड़े बीज वाली किस्मों में, व बड़े बीज वाली किस्मों में, बड़े बीज वाली किस्मों में क्रमशः 3.0, 3.0 डैश 3.5 किलोग्राम, 3.0 डैश 3.5 किलोग्राम व 5.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए, अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए उन्नत किस्मों के बीज की, उन्नत किस्मों की बीज की, बीज की 1/3 मात्रा पर्याप्त होती है। 1/3 मात्रा पर्याप्त होती है। तरबूज का प्रवर्धन, तरबूज का प्रवर्धन, तरबूज का प्रवर्धन बीजों को पॉलीथीन के, बीजों को पॉलीथीन, बीजों को पॉलीथीन की थैलियों में उगाकर, बीजों को पॉलीथीन के थैलियों में उगाकर उनका रोपण भी किया जाता है, उनका रोपण भी किया जाता है। बीजों को बोने से पूर्व, बीजों को बोने से पूर्व 48 घंटे, 48 घंटे, 48 घंटे पानी में भिगोया जाता है। पानी में भिगोया जाता है। ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे इसी का। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में तरबूज की बुआई, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में तरबूज की बुआई फरवरी के अंत से मध्य मार्च तक की जाती है। जबकि उत्तर पूर्वी देश आएगा, उत्तर पूर्वी व पश्चिमी भारत में
नवंबर जनवरी में की जाती है। नवंबर जनवरी में डैश, नवंबर डैश जनवरी में की जाती है। पश्चिमी बंगाल में तरबूज की बुआई, बंगाल में तरबूज की बुआई दिसंबर डैश जनवरी में की जाती है। की जाती है। राजस्थान में इसकी एक फसल वर्षा ऋतु में भी ली जाती है। इसकी एक फसल में भी ली जाती है, जिसकी बुआई अगस्त सितंबर में की जाती है। अगस्त डैश सितंबर में की जाती है। नेक्स्ट लिखिए खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक खाद एवं हो गया। इसमें लिखो सिंचाई एवं जल निकास। सिंचाई एवं जल निकास। तरबूज के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। परंतु जलमग्नता के कारण जल का जमना, ये लाइन आधा का जलमग्नता के कारण, जलमग्नता के कारण परंतु जलमग्नता को सहन नहीं कर पाता है। कारण हटा देना। परंतु जलमग्नता को सहन नहीं कर पाता है। परंतु जलमग्नता को समझ गए ना। जलमग्नता क्या होता है? पानी का जमना एक जगह। जलमग्नता को सहन नहीं कर पाता है। प्रथम सिंचाई बीज बोने या पौधे रोपने की बात करनी चाहिए। वसंत ग्रीष्म ऋतु की फसल में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। भारी मृदाओं में जल्दी सिंचाई करने से भारी मृदाओं में जल्दी सिंचाई करने से वानस्पतिक बढ़वार अधिक हो जाती है। अतः वहां पर जल्दी सिंचाई नहीं करनी चाहिए।
नहीं करनी चाहिए। पौधों के आधार और मूल क्षेत्र तक ही पानी सीमित रहना चाहिए। नदी के किनारों पर उगाई फसलों में नदी के किनारे उगाई फसलों में नदी के किनारे उगाई फसलों में प्रारंभ में सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बाद में पौधों की जड़ें पौधों की जड़ें 1.5 मीटर तक या जल स्तर तक 1.5 मीटर तक या जल स्तर तक पहुंच जाती हैं। फिर कोई सिंचाई नहीं की जाती है। गर्मियों में 3 से 5 दिन के अंतराल से सिंचाई करनी चाहिए। जबकि नहीं करनी चाहिए पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो खरपतवार नियंत्रण। तरबूज की फसल में खरपतवारों की कोई विशेष समस्या नहीं होती है। तरबूज की फसल में खरपतवारों की कोई विशेष समस्या नहीं होती है। प्रारंभ में क्यारियों और डोलियों को खरपतवारों से मुक्त रखने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में क्यारियों और डोलियों को खरपतवारों से मुक्त रखने की आवश्यकता होती है। जो खरपतवार बड़ी मात्रा में उगाते हैं उन्हें हाथों से निकाल देना चाहिए। तरबूज के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशियों का उपयोग भी
किया जा सकता है, किया जा सकता है। बूटाक्लोर और टीट्रीक्लोरालिन, ब्यूटाक्लोर और टीट्रीफ्लोरालिन, क्या है? खरपतवार नाशी, ठीक है। बूटाक्लोर और टीट्रीफ्लोरालिन क्रमशः 2 किलोग्राम और 1.2 किलोग्राम का उपयोग प्रति हेक्टेयर में प्रभावशाली पाया गया है। प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव पाया गया है, ठीक है। जो खरपतवार नाशी होती हैं वो क्या करती है? किसी भी खरपतवार को मारने में सक्षम होती हैं। अलग अलग प्रकार की अलग अलग डोज की खरपतवार नाशियां आती हैं। अब लिखेंगे सधाई। सधाई समझते हो? सधाई मतलब क्या होता है? बेलो। ये तरबूज क्या है? पेड़ होता है इसका? नहीं, बेल होती है। तो इसको किसी की जरूरत पड़ती है करने के लिए, तो हम कुछ करते हैं। सधाई जैसे ये बेल है, ये हमारी जमीन है, जैसे ये बेल है, तो इसको यहाँ पे फैला क्या होता है ना, ऐसा को ये जमीनें फैलाते हैं। देखा होगा जमीनें फैलती है। फिलहाल जो तरबूज होता है जमीन में फैलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सधाई। तरबूज की लताओं की सधाई के लिए, तरबूज की लताओं की सधाई के लिए 3 विधियां अपनाई जाती हैं। 3 विधियां अपनाई जाती हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला होता है आठवीं प्रणाली। क्या होता है? आठवीं प्रणाली क्या होता है? आठवीं प्रणाली होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इंक्लाइन कॉर्डोन प्रणाली। थर्ड है आपका वर्टिकल कॉर्डोन प्रणाली। वर्टिकल कॉर्डोन प्रणाली आ रहा है ना समझ में? अब लिखेंगे कीट। कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण। पहला कीट लिखेंगे लर्निंग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेड पंपकिन बीटल।
है बीटल। इसमें लिखो रेड पम्पकिन बीटल। इसकी प्रौढ़ पौधों के समीप उड़ते हैं, पौधों के समीप उड़ते हैं, उड़ते हैं और पत्तियों को क्षति पहुंचाते हैं, पत्तियों को क्षति पहुंचाते हैं। पत्तियां खाकर उनमें छिद्र बना देते हैं, पत्तियां खाकर उनमें छिद्र बना देते हैं। पत्ती होती है तो क्या करते हैं, खाते हैं और उनमें क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। ठीक है, पत्तियां खाकर उनमें छिद्र बना देते हैं। इसकी लार्वा जड़ों और जमीन से लगे भागों को, इसकी लार्वा जमीन और जड़ों से लगे भागों को काट देती है। नियंत्रण लिखेंगे इसका। नियंत्रण, इस कीट का प्रकोप होने पर अंकुरण के तुरंत बाद कार्बेरियर 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे फलमक्खी फ्रूट फ्लाई, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रूट फ्लाई, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई और हिंदी में बोलते हैं फलमक्खी। ठीक है, इसमें लिखेंगे इस कीट के प्रकोप से छोटे और परिपक्व फल परिपक्व मतलब पके हुए, परिपक्व फल सड़ जाते हैं। नियंत्रण लिखेंगे देखो क्या फैनिकी योजन 0.05% का 5% गुड़ मिलाकर 5% गुड़ मिलाकर फल निर्माण के समय छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे रोग नियंत्रण। इसमें फर्स्ट आएगा आपको चूनी फफूंदी। रोग नियंत्रण में जो आपका पहला आएगा चूनी फफूंदी। इसमें लिखेंगे इस रोग के कारण पत्रावली और हरे तनों पर सफेद से भूरे रंग के
सफेद से भूर डैश भूरे, सफेद से भूरे, भूरे रंग के छोटे धब्बे बन जाते हैं, छोटे धब्बे बन जाते हैं। बाद में वे चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और बड़े हो जाते हैं, कौमा बाद में पूरा पौधा सफेद चूर्ण से ढक जाता है, बाद में पूरा पौधा रंग से ढक जाता है। नियंत्रण में कैलिक्सिन ब्रैकेट में 0.05 10 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए, 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू इसकी हेडिंग पत्तियों की सतह पर कोणीय पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, कोणीय पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, कोणीय पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, और बाद में पत्तियां मर जाती हैं, इस रूप से पत्रावली और फलों की उपज में भारी कमी हो जाती है, इसमें लिखेंगे नियंत्रण रोगग्रस्त पत्तियों को हटा देना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट होगा बाद में मैंकोजेब ब्रैकेट में 0.25% ब्रैकेट क्लोज 0.25% ब्रैकेट क्लोज का 8-10 दिन के अंतराल पर 8-10 अंतराल पर छिड़काव करें। नेक्स्ट देखिए फलों की तोड़ाई। इसकी फसल बीज बोने के 90-120 दिन बाद फल तोड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जाते हैं, कौमा जो इसकी किस्म एवं मौसम पर निर्भर करता है। मौसम पर निर्भर करता है, जो इसकी किस्म एवं मौसम पर निर्भर करता है। प्रतान 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 जो तरबूज के आधार होते हैं, प्रतान जो तरबूज के आधार होते हैं, कौमा जब सूख जाएं, कौमा वह परिपक्वता की अच्छी पहचान होती है। परिपक्वता लिखा था देंगे परिपक्वता की अच्छी पहचान होती है। लास्ट लिखिंग हेडिंग उपज। प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल तक, 200 से 250 क्विंटल तक, क्विंटल लिख लो, क्विंटल तक उपज मिल जाती है, जबकि संकर किस्मों से 300 क्विंटल तक जबकि संकर किस्मों से 300 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। और इसके साथ ही आपका होता है तरबूज की वैज्ञानिक खेती यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, आया से समझ में? कोई डाउट है? बता बेटा, कोई डाउट है? नहीं आया तो पूछो। जो हमने आपको बताया है अगर इसको आपने कोई डाउट है तो बताएं।